बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को नस्ट इक्वेशन का थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन किया था कि नस्ट इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी हाफ शेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गिवन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर किसी भी कंप्लीट सेल के लिए हम लोग ईएमएफ भी नस्ट इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। उस गिवन कंप्लीट सेल में कंसंट्रेशन कुछ भी हो, टेम्परेचर कुछ भी हो, हम लोग नस्ट इक्वेशन से पूरे सेल के लिए ईएमएफ का वैल्यू या फिर सेल पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, नस्ट इक्वेशन की अगर बात करें, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है, जनरलाइज करके अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। मान लो कि कोई सेल रिएक्शन है AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD, ऐसा कोई एक रिएक्शन है। तो आप लोगों को याद होगा इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोगों ने रिएक्शन कोसेंट का कंसेप्ट पढ़ा है। आप लोगों ने रिएक्शन कोसेंट का कंसेप्ट पढ़ा है। रिएक्शन कोसेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? Q से, इसका कंसेप्ट पढ़ा है। क्या होता है रिएक्शन कोसेंट? Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट क्या हो गया C टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B। और फिर इसी में हम लोगों ने सीखा था कि अगर इक्विलिब्रियम हो, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है तो वहां पर Q का वैल्यू K के बराबर हो जाता है, मतलब रिएक्शन कोसेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, और डेल्टा G का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नस्ट इक्वेशन का। तो मान लीजिए कि कोई सेल रिएक्शन है AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD। इसका रिएक्शन कोसेंट क्या लिखा जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय concentration of A to the power its stoichiometric coefficient and divide by B concentration of B to the power its stoichiometric coefficient। यहाँ वही लिखा गया है। तो यहां से हमको नस्ट इक्वेशन मिलेगा, नस्ट इक्वेशन मिलेगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस E is equal to E naught minus RT by NF, RT by NF ln Q। Q क्या है? रिएक्शन कोसेंट, आप यहां से देख सकते हैं। ये यहां पर है बच्चों नस्ट इक्वेशन। अभी इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया नस्ट इक्वेशन का E इज इक्वल टू E नॉट RT बाई NF ln Q। ln क्या होता है? आप सबको पता है, ln होता है नेचुरल लॉग। ln क्या होता है? नेचुरल लॉग। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसमें हर एक चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे R के बारे में। R क्या है? गैस कांस्टेंट। यहां पर R क्या है बच्चों? यहां पर R है गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन।
यहां पर F जो है दिस इज फैराडे कांस्टेंट, दिस इज फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ठीक है। तो फैराडे कांस्टेंट का मतलब हुआ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम F का एग्जैक्ट वैल्यू बात करें तो ये होता है 96487 कूलम पर मोल, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में ले लेते हैं 96500 कूलम पर मोल। होता कितना है 96487 कूलम पर मोल, बट हम लोग न्यूमेरिकल में इसको ले लेते हैं 96500 कूलम पर मोल। ये हो गया F का मतलब। T का मतलब एज यूजुअल आप समझते हो, T क्या है यहाँ पर टेम्परेचर। T क्या है टेम्परेचर। तो मैंने R लिख दिया गैस कांस्टेंट, F लिख दिया फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू लिख दिया 96487 कूलम पर मोल, या फिर हम लोग जनरली यूज करते हैं 96500। अगर हम T की बात करें तो T क्या है टेम्परेचर। T क्या है टेम्परेचर। और आपको पता है अगर टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट किया गया हो तो वो केल्विन होता है। यहां पर है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर का कौन सा यूनिट यहां पर है केल्विन। N के बारे में हम लोग आगे देखते रहेंगे, बट यहां पर मैं एक सिंपल फॉर्म लिख देता हूं। N अगर आप हाफ सेल के लिए देखोगे, अगर N आप हाफ सेल के लिए देखोगे तो वहां आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज या फिर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो N हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड इन हाफ सेल रिएक्शन। अगर हाफ सेल का रिएक्शन है तो उसमें आप क्या देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। लेकिन अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। तो अगर हम कंप्लीट सेल देखेंगे तो यहां हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are exchanged during complete सेल रिएक्शन। देखो N को हम दो तरीके से देखेंगे। अगर हम हाफ सेल देखेंगे तो उसमें सीधा सीधा हम देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। लेकिन अगर हम कंप्लीट सेल देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। वो अपन टाइम के साथ जैसे जैसे एग्जांपल्स देखते जाएंगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट N ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है। ठीक है, अभी आप इतना नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन में और आगे क्या कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों जैसे हम लोगों ने अभी नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ा कि E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF ln Q। ln क्या होता है? ln आप सबको पता है नेचुरल लॉग होता है। ln का मतलब क्या है? नेचुरल लॉग। अब यहां पर अगर मैं इसको बेस 10 में बदलता हूं, ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि कन्वर्ट ln मीन्स नेचुरल लॉग इनटू लॉग बेस 10, जिसको हम कॉमन लॉग भी बोलते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF
और आपको पता है कि ln q है, जैसे अगर उसको log बेस 10 में लेंगे तो आपने क्या पढ़ा है या आपको क्या पढ़ाया गया है कि ln इज इक्वल टू 2.303 log 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर कितना 2.303, तो ऊपर बन जाएगा यहाँ पर ऊपर बन जाएगा 2.303 RT बाई NF, और अब ये हो जाएगा log बेस 10 Q। ठीक है, अब हम इसके आगे अगर बात करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूम टेम्परेचर पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस नस्ट इक्वेशन पे बनते हैं उनमें से 99.999% क्वेश्चंस रूम टेम्परेचर पर ही पूछे जाते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि नस्ट इक्वेशन को रूम टेम्परेचर पर बताइए, तो अगर हमसे बोला जाए यहाँ पर, इसके आगे मैं इधर लिख रहा हूं कि नस्ट इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा अगर आपसे बोला जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303, मैं R का वैल्यू भी पुट कर देता हूं, तो R का वैल्यू कितना है 8.314। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 298 केल्विन डिवाइडेड बाई N। क्या होगा, N तो वेरिएबल होगा, डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। किसी रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, किसी में 2 का होगा, किसी में 3 का होगा, कुछ भी हो सकता है। या फिर किसी भी हाफ सेल में 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज या गेन हो सकते हैं। तो N तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और जो F है फैराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू 96487 ऐसा लिख दिया, और यहां पर हो गया log बेस 10 रिएक्शन कोसेंट Q। अब इसमें देखिए 2.303, 8.314, 298, 96487, ये सारे वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। अगर अब इन सभी को सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू E0 माइनस, इन सभी कांस्टेंट्स को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई N log Q, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में ऐसा भी यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 को हम लोग ले सकते हैं न्यूमेरिकल में 0.06 डिवाइड बाई N log Q। log बस लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस वैल्यू कितना है 10 है। तो जो नस्ट इक्वेशन है हमको सबसे ज्यादा यही यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा नस्ट इक्वेशन जो यूज होगा वो ये होगा। और इसी को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो हमारे पास ये दूसरा नस्ट इक्वेशन ये हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाया है 0.0591, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, इसको हमने अप्रोक्सीमेट करके 0.06 ले लिया है। ठीक है, यहां पर ये क्या है, एग्जैक्ट है, और ये क्या है, अप्रोक्सीमेट है, और कोई बहुत खतरनाक डिफरेंस नहीं है। बट ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, इसका मतलब कि केल्विन में कितना हो जाएगा 298 केल्विन, और प्रिसाइजली बात करें हो जाएगा 298.15 केल्विन, क्योंकि आपको पता है कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो हमको एग्जैक्टली कितना ऐड करना पड़ता है 273.15। ठीक है, बट इतना चलता है कि हम 25 को 298.15 केल्विन ना लिख करके सिर्फ 298 केल्विन लिख दें, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरली न्यूमेरिकल्स में यही यूज करेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा 0.06/n, इसको कैलकुलेट करना इजी रहेगा। Q क्या है, रिएक्शन कोसेंट आप समझ चुके हैं, N क्या है आप समझ चुके हैं, E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब कौन सा है वो डिपेंड करेगा, हाफ सेल देख रहे हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और अगर कंप्लीट सेल देख रहे हो तो ये E नॉट क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा। यहां पर E नॉट जो है वो डिपेंड करेगा, E नॉट जो है डिपेंड करेगा, अगर हाफ सेल है तो उस कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर हम कंप्लीट सेल देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा, या हम कई बार इसको सेल पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हमने EMF और सेल पोटेंशियल में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है वो हमने पहले ही पढ़ा है। ये हाफ सेल के केस में होगा, जब हम हाफ सेल देखेंगे, और ये जब हम सेल, या फिर हम और प्रिसाइजली बोलें तो हम कोई गैल्वेनिक सेल, या फिर ये जैसे मैं इसको पूरा लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो या फिर गैल्वेनिक सेल, या फिर वोल्टाइक सेल, जिसका एक टाइप हमने डैनियल सेल पढ़ा है। मतलब कंप्लीट सेल अगर होगा तो हम यहाँ E नॉट का मतलब क्या लेंगे, EMF, और अगर हाफ सेल होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस बात का छोटा सा ध्यान रखना है जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है, अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बच्चों अब हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी हाफ सेल या फिर कंप्लीट सेल के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है, और उसके लिए हम लोग कुछ रिएक्शंस लेंगे, कुछ हाफ सेल के और कुछ कंप्लीट सेल के, और उसी के थ्रू समझेंगे। कुछ अपन यहाँ पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल में नहीं जाएंगे, हम लोग पहले नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है उस कंसेप्ट को सीखेंगे। और उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसे बोला गया, राइट द करेक्ट नस्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, और यहाँ पे हाफ सेल दिया गया PT सॉलिड, वर्टिकल लाइन H2 गैस, प्रेशर PH2, वर्टिकल लाइन H+ एक्वस, कंसंट्रेशन C एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है, मैं आपको दोनों तरीका समझाऊंगा, दोनों मेथड समझाऊंगा, और उससे हमको कुछ खतरनाक कंसेप्ट्स मिलने वाले हैं वो देखेंगे। लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या दिया गया, H2 को H+ में ले जा रहा है, देखो ध्यान से, H2 H+ में गया, प्लेटिनम यहां पर क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो यहां रिएक्शन क्या हो गया कि H2 जो कि क्या है, गैस, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+ में। तो H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो क्या हो जाएगा 2H+ एक्वस। यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, लिख दिया। अब मुझे इसका नस्ट इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हम लोग यहां लिख देंगे E इज इक्वल टू, एक और बात, ये क्या है, H2 से H+ गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशंस में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। तो यहां पर E नॉट का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं E नॉट की जगह में 0 नहीं लिखूंगा, मैं E नॉट ही चलने दूंगा। ध्यान से देखना, मैं यहां लिखूंगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2, तो डिवाइड बाई 2। मैंने क्या बोला था,
हाफ सेल है तो आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। कंप्लीट सेल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, फिलहाल हम हाफ सेल में है तो हम देखेंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो n का वैल्यू लिख दिया 2। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06/2 लॉग। प्रोडक्ट साइड में क्या है H प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब पावर में क्या चला जाएगा 2 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, डिवाइड बाई यहां पर क्या है H2, यहां हम H2 का प्रेशर लिखेंगे और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 तो पावर में लिख देंगे 1। देखिए रिएक्शन कोसेंट को लिखने का रूल आपको पता है कि अगर रिएक्शन कोसेंट लिखना है तो जो प्रोडक्ट साइड में होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, जो रिएक्टेंट साइड में होगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे वो कंसंट्रेशन या प्रेशर जो भी है उसके पावर में जाएगा। बट यहां ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन कोसेंट के लिए या तो कंसंट्रेशन यूज करते हैं या फिर प्रेशर यूज करते हैं। लेकिन नस्ट इक्वेशन में अगर कोई एक्वस है तो उसके लिए कंसंट्रेशन यूज होगा, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है जैसे यहाँ पर H प्लस एक्वस है तो उसके लिए कंसंट्रेशन यूज होगा, और अगर कोई गैसियस है तो उसके लिए प्रेशर यूज होगा, दोनों एक साथ कंसंट्रेशन और प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया गया C और H2 का प्रेशर कितना बोला गया PH2, तो अपन लिख देते हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ये 0.06/2 कितना हो जाएगा 0.03 लॉग। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया गया C, क्या हो जाएगा C स्क्वायर, और H2 का प्रेशर दिया गया PH2 तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई PH2 पावर 1। तो यहां पर जो हाफ सेल दिया गया जिसमें कि H प्लस का कंसंट्रेशन हमको C और H2 का प्रेशर PH2 दिया गया उसके लिए नस्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन 1। अब मैं इसी के लिए एक दूसरा सॉल्यूशन लिख रहा हूं जिसका मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन 2। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ रिएक्शन क्या लिखा है H2 इज इक्वल टू 2H प्लस, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखो, मैं इसको लिखता हूं हाफ H2 गैस। अब जब हाफ H2 ले लूंगा तो H प्लस कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, H प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहां पर इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखता हूं तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन का रिलीज हुआ, एक का, यहां 1 आ जाएगा, लॉग प्रोडक्ट साइड में कौन है H प्लस है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 तो पावर में 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट साइड में क्या है H2 गैस है तो गैस के लिए क्या यूज करेंगे प्रेशर, तो लिख देता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रेशर ऑफ H2, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1/2 तो पावर में लिख देता हूं 1/2। फिर से वही बात, रिएक्शन में जो यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन बोला गया है C और यहाँ पर H2 का प्रेशर बोला गया PH2, तो मैं यहां लिख देता हूं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06 लॉग। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया गया C तो C पावर 1, और H2 का प्रेशर PH2 ही बोला गया है तो PH2 पावर 1/2। अब अगला टारगेट ध्यान सुनेगा, यहां पर क्या है C स्क्वायर है और यहां पर क्या है PH2 पावर 1 है। मैं चाहता हूं कि इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि यहां पर C स्क्वायर दिखे और नीचे PH2 पावर 1 दिखे, मतलब इसके जैसा C स्क्वायर अपॉन PH2 पावर 1। तो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं E इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06 लॉग। पहले मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, C स्क्वायर
डिवाइडेड बाई pH2 पावर 1। अब मैं इसमें क्या ऐसा कर दूं कि ऐसा हो जाए, एक्चुअल में ऐसा हो, C पावर 1 हो और pH2 पावर 1/2 हो। तो आप सबको पता है मुझे इसका होल पावर लिखना पड़ेगा 1/2। अब देखो C स्क्वायर पावर 1/2 C पावर 1 होगा, pH2 पावर 1 पावर 1/2 pH2 पावर 1/2 आ जाएगा, यही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, मैं ऐसा बोलूं C पावर 1 pH2 पावर 1/2, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोलूं C स्क्वायर अपॉन pH2 होल पावर 1/2, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ये और ये दोनों सेम है। दिस C पावर 1 pH2 पावर 1/2 C स्क्वायर अपॉन pH2 पावर 1 होल टू द पावर 1/2, ये दोनों एक है। लेकिन हमको एक खतरनाक बात पता चलने वाली है, ध्यान से देखिएगा, log m पावर n क्या होता है, n log m। जैसे किसी में log m है और उस m का पावर n है तो पावर क्या होता है, log के पहले आ जाता है। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि ये जो 1/2 है ये क्या है, पावर है इसका, तो ये 1/2 पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 इंटू, ये 1/2 पावर लॉग के पहले आ जाएगा, 1/2 लॉग C स्क्वायर डिवाइडेड बाई pH2, और pH2 का पावर यहाँ पर कितना है 1, 0.06/2 0.03 हो जाएगा। E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.03 लॉग C स्क्वायर डिवाइडेड बाई pH2 पावर 1, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। खतरनाक बात क्या पता चली, अब देखेंगे। यहां पर हमने सोल्यूशन 1 में रिएक्शन क्या लिया, सोल्यूशन 1 में हम रिएक्शन लिया H2 इज इक्वल टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 इज इक्वल टू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका पोटेंशियल कितना मिला, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.03 लॉग C स्क्वायर अपॉन pH2 पावर 1। सेम सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने सॉल्यूशन 2 में रिएक्शन लिया हाफ H2 इज इक्वल टू H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही कुछ लिया है। और जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्व किया तो क्या मिला, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.03 लॉग C स्क्वायर बाई pH2। खतरनाक क्या है, यहां पर रिएक्शन है H2 इज इक्वल टू 2H प्लस और यहां पर है हाफ H2 इज इक्वल टू H प्लस, दोनों के लिए मिलने वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, दोनों के लिए मिलने वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब अगर कोई भी सेल रिएक्शन है, उसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले कंपोनेंट्स के या जो भी रिएक्शन है उसमें हम 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होता। देखो हमने जैसे मान लो ऐसे समझे, ये हाफ H2 इज इक्वल टू H प्लस था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे ये मिला H2 इज इक्वल टू 2H प्लस। हमारे पास था हाफ H2 इज इक्वल टू H प्लस, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला H2 इज इक्वल टू 2H प्लस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.03 लॉग C स्क्वायर बाई pH2, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.03 लॉग C स्क्वायर बाई pH2, सेम मिल गया, एक ही है दोनों का वैल्यू। इसका मतलब अगर हम किसी रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, मतलब हाफ सेल के लिए हो या कंप्लीट सेल के लिए, पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ना तो ईएमएफ का ना तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। चेंज कब होगा, चेंज तब होगा जब आप कंसंट्रेशन बदलिए, जब आप प्रेशर बदलिए या फिर आप टेम्परेचर बदलिए। लेकिन आप मल्टीप्लाई डिवाइड से मतलब है अमाउंट, जैसे मान लो 2 मोलर, मान लो यहाँ पर H प्लस है 2 मोलर,
एक एग्जांपल के लिए मान लो H प्लस का कंसंट्रेशन है 2 मोलर और H2 का प्रेशर है 5 atm। आप हाइड्रोजन गैस 5 atm पर और H प्लस को 2 मोलर कंसंट्रेशन पर कितना भी ज्यादा या कम अमाउंट में ले लो, मतलब समझो किसी ने H प्लस का 2 मोलर लिया 50 ml, किसी ने H प्लस का 2 मोलर लिया 5000 ml, किसी ने H प्लस का 2 मोलर लिया 50 ml और किसी ने H प्लस का एक्वा सॉल्यूशन का 2 मोलर ही लिया, कंसंट्रेशन सेम रखा, ध्यान रखना 2 मोलर ही लिया लेकिन 5000 ml ले लिया, तो यहां दोनों केसेस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगा। हम कंसंट्रेशन बदल दें, हम प्रेशर बदल दें तो अनडाउटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, नस्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसका अमाउंट चेंज कर दो, मतलब यहां पर 50 ml की जगह में 5000 ml H प्लस ले लो, सिमिलरली H2 मान लो अपन ने 1 लीटर लिया, 1 लीटर या में 1000 लीटर ले लो, 10,000 लीटर ले लो, अगर अपन ने प्रेशर या कंसंट्रेशन या टेम्परेचर इन तीन में से कोई वेरिएबल नहीं बदला है तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती हैं, वॉल्यूम इन द सेंस अमाउंट पर, वॉल्यूम एक तरीके से अमाउंट का मेजर हो गया, आपने 2 लीटर लिया, 200 ml लिया, 2000 लीटर लिया, 20,000 लीटर लिया, ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं हम? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। जैसे कि एग्जांपल के लिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट, मैंने तुमको 1 ml वाटर दिया, ग्राउंड पे हम मेजर करें, अर्थ सरफेस पे मेजर कर रहे हैं, मैंने बोला 1 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और 1000 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। बोलोगे सर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ग्राउंड पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, अर्थ सरफेस पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 1000 ml पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, 1 ml पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। पानी 1 ml हो, 1000 ml हो, 10,000 ml हो, 50,000 ml हो, कितना भी ज्यादा या कितना भी कम पानी ले लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर प्रेशर पर कांस्टेंट होगा। मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं किया, कितना पानी लिया गया इस पे डिपेंड नहीं किया, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कैसा प्रॉपर्टी हुआ? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुआ। सिमिलरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप देख सकते हैं अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। आपने अमाउंट डबल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, जब तक आपने कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर क्यों, अगर अपन इसको पूरा लिखते तो RT/NF लिखते, T आता, यहाँ टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट ले लिया। अगर आपने कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर नहीं बदला, भले आप कितना भी ज्यादा कम अमाउंट लेते रहो, एक पर्टिकुलर हाफ सेल या कंप्लीट सेल का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसीलिए कैसा प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इससे हमको एक बात और पता चल गया कि अगर मुझे हाफ सेल या कंप्लीट सेल सॉल्व करना है तो उसको जरूरी नहीं कि हम होल नंबर रेशियो में बैलेंस करें। देखो यहाँ होल नंबर रेशियो बिल्कुल नहीं है, देखो यहाँ पर होल नंबर रेशियो 1:2 है, लेकिन यहाँ पर देखो 1/2 फ्रैक्शनल है, लेकिन दोनों केसेस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम मिला। हमसे 2 बातें पता चली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये कंपोनेंट्स जो भी पार्टिसिपेट करेंगे सेल रिएक्शन के, उनके अमाउंट या उनके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात, किसी भी गिवन हाफ सेल या कंप्लीट सेल को सॉल्व करने के लिए उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बैलेंस करना जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर अपन ने हाफ H2 लिया, फ्रैक्शन है, वहां इंटीजर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो H प्लस का 2H2 हो जाएगा, हाफ H2 का H2 हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ n का वैल्यू जो नीचे 2 था, यहाँ n का वैल्यू 1 हो जाएगा, और सॉल्व करने में हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। वो मैंने न्यूमेरिकली प्रूफ किया है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कंसेप्ट। अब आप इसको नोट करिए, फिर मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया उन पॉइंट्स को लिखवा दूंगा। ठीक है, नोट करिए। अब बच्चों मैंने जो पॉइंट समझाए वो यहाँ लिखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, EMF एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
are independent of the amount and volume of the electrolyte. Hence, EMF and electrode potential are intensive property. ये कैसे प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लो इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, तो जैसे मान लीजिए कॉपर +2 दिया गया, एक्वस सॉल्यूशन +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर सॉलिड। मान लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x वोल्ट है। फिर दूसरा रिएक्शन दिया गया 2 कॉपर 2 प्लस एक्वस +4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 कॉपर सॉलिड, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लो y वोल्ट है। और एक थर्ड रिएक्शन दिया गया हाफ Cu2 प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu सॉलिड, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लो Z वोल्ट है। तीन अलग अलग रिएक्शन दिए गए, Cu2 प्लस इज इक्वल टू Cu, 2Cu2 प्लस इज इक्वल टू 2Cu, और हाफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू Cu। देखा जाए तो रिएक्शन सेम है, उसके कोफिशिएंट अलग अलग है। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा? हमको यहां मिलेगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। ऐसा इसलिए मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे, वॉल्यूम पे डिपेंड ना करे। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर Cu2 प्लस लिया गया, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, और इसमें यहां पर एक कॉपर रॉड को डाला गया है। ठीक है। दूसरा यहां पर एक और कंटेनर लिया गया, यहां पर कॉपर 2 प्लस का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, Cu2 प्लस का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, और मान लो इसका कंसंट्रेशन 2 मोलर, यहां भी मैं 2 मोलर लिख देता हूं। ठीक है। और इसके अंदर भी कॉपर का रॉड डाला गया। ठीक है। बाकी सर्किट कंप्लीट किया गया। ठीक है ना, बिना सर्किट कंप्लीट किए पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। ये सर्किट कंप्लीट किया गया है, वो मैं इसको नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है ना। तो यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं, रिमेनिंग हाफ सेल। ऐसे मान लो इसके लिए भी लिख देता हूं, रिमेनिंग हाफ सेल। बाकी हाफ सेल है उसको हम यहां नहीं दिखा रहे। यहां पर हमने जो कॉपर 2 प्लस लिया है, ये हम मान लेते हैं कि यहां पर हमने 10 ml लिया है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो यहां पर एक्वस सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ यहां जो एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर 2 प्लस का ही, इसको मान लिया कि ये 1000 ml है। यहां पर 10 ml है, वहां 1000 ml। सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, तभी पोटेंशियल डेवलप होगा। लेकिन काम की बात क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन कितना? 2 मोलर, यहां पर कितना? 2 मोलर। यहां भी कॉपर रॉड, इधर भी कॉपर रॉड, यहां भी कॉपर +2, यहां भी कॉपर +2। मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सेम है।
इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है, डिफरेंस किस बात का है, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर जो वॉल्यूम लिया गया 10 ml लिया गया और यहाँ पर वॉल्यूम जो लिया गया 100 ml लिया गया। अब जब हम पोटेंशियल मेजर करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट के लिए जो पोटेंशियल आया वो E1 है और सेकेंड के लिए E2 है। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा कि E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2। फर्स्ट के लिए डेवलप होने वाला पोटेंशियल और सेकेंड के लिए डेवलप होने वाला पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और इधर जो आया और इधर जो आया दोनों तरफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है। ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इस सेटअप की बात कर रहा हूँ। मतलब वॉल्यूम तुम कितना भी ज्यादा कम ले लो, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा, अगर मैं यहाँ 2 मोलर लेता, यहाँ 4 मोलर लेता, यहाँ 2 मोलर लेता, यहाँ 1 मोलर लेता, अलग अलग कंसेंट्रेशन लेता, टेम्परेचर अलग अलग लेता, तो फिर ऑब्वियस है पोटेंशियल यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। और इसी बेसिस हम लोगों ने अगला पॉइंट क्या लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू बैलेंस द सेल रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शन इनटू सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो टू सॉल्व ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली। आपको पता है सेल अगर होगा तो हम ईएमएफ सॉल्व करेंगे, हाफ सेल होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्व करेंगे। अगर एक सेल है या एक हाफ सेल है तो उसका ईएमएफ या सेल के लिए ईएमएफ और हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्व करने के लिए उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बैलेंस करना जरूरी नहीं है। अब फ्रैक्शन पर देखो, यहाँ पर वही बात यहाँ भी लिखी है। देखो आप कॉपर प्लस 2 लो, 2 कॉपर प्लस 2 लो, हाफ कॉपर प्लस 2 लो, अगर कंसंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, गैस के प्रेशर सेम है, तो पोटेंशियल सेम होगा। मैंने यहाँ ई नॉट लिख दिया तो अपने आप अंडरस्टूड है, कंसंट्रेशन सबका 1 मोलर रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहां बोला गया कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्वस 0.01 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस, और दिया क्या गया, ई नॉट Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। चलो देखते हैं हमें क्या दिया गया है। Zn को Zn2 प्लस में लेके गया है, ध्यान से देखिए, Zn फिर वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस, इसका मतलब जिंक जो है वो जिंक प्लस 2 में जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन दिया गया है Zn क्या है, सॉलिड इज इक्वल टू Zn2 प्लस एक्वस, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। आप चार्ज बैलेंस करके भी देख सकते हैं या रेडॉक्स के कंसेप्ट से भी देख सकते हैं। यहां जो Zn2 प्लस है इसका कंसंट्रेशन कितना दिया गया, 0.01 मोलर। काम की बात इतनी है। अब मुझे इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू, मैं IUPAC के रूल्स पे नहीं चलूंगा, अपने रूल्स पे चलूंगा। मुझे क्या दिया गया, Zn को Zn2 प्लस में लेके गया, Zn को Zn2 प्लस में लेके गया, तो मैं यहां लिखूंगा E नॉट, ध्यान से देखना, E नॉट Zn2 प्लस, क्योंकि मुझे Zn को Zn2 प्लस में ले जाना है, इसलिए मैंने लिखा E नॉट Zn2 प्लस माइनस 0.06, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस बोला गया। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड बाई 2, n का वैल्यू लिख दिया, लॉग। प्रोडक्ट साइड में कौन है, Zn2 प्लस है, तो प्रोडक्ट साइड में Zn2 प्लस है, इसका कंसंट्रेशन लिख देंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में कौन है, जिंक है। और आपको पता है कि अगर कोई सॉलिड होगा, तो उसका एक्टिव मास 1 होता है। तो यहां पर हम इसकी जगह कितना लिख देंगे, 1। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, हमें क्या दिया गया, E नॉट Zn2 प्लस Zn दिया गया। Zn2 प्लस Zn के लिए मतलब जिंक प्लस 2 के, जिंक 0 में जाने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। तो इसका रिवर्स मतलब Zn से Zn2 प्लस के लिए क्या होगा,
Zn2 प्लस से Zn के लिए कितना है -0.76, तो उल्टा कर दिया है ना, Zn फिर Zn2 प्लस, इसके लिए कितना हो जाएगा, इस -0.76 का बन जाएगा +0.76। तो आगे मैं इधर लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू, इस E0 की जगह कितना हो जाएगा 0.76। ध्यान से देखो ये -0.76 दिया है किसके लिए, Zn2 प्लस को Zn में जाने के लिए, हमें क्या चाहिए Zn को Zn2 प्लस में लेके जाना है, तो इसका पोटेंशियल है -0.76, तो इसके अपोजिट रिएक्शन का क्या होगा +0.76, लिख दिया -0.06, या फिर मैं सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देता हूँ, 0.06/2 कितना हो जाएगा 0.03, 0.03 लॉग। Zn सॉलिड था, एक्टिव मास 1 ले लिया, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.01 दिया, तो मैं इसको लिख देता हूँ 10⁻⁻2 मोलर, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 पावर 1 है, तो ये हो गया। तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। ये देखो 10⁻⁻2, ये -2 पहले आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.03 इंटू 2, ये कर दिया, और बचेगा क्या log 10। अब आपको पता है कि बेस वैल्यू 10 हो और log 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा अपने पास E इज इक्वल टू 0.76 प्लस 0.06, तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को सम कर देते हैं तो 0.82 वोल्ट, यहाँ अपना आंसर आ गया। यहाँ पर हमने 1 कैसे लिख दिया वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्टिव मास ऑफ solid and pure liquid is 1। ये कंसेप्ट हम पहले ही सीख चुके हैं, अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें जनरली लोग रिएक्शन ही करेक्ट तरीके से नहीं लिख पाते, और अगर आपने हाफ सेल या कंप्लीट सेल का रिएक्शन करेक्टली नहीं लिखा, उसमें आपने n का वैल्यू करेक्टली नहीं फाइंड आउट किया, तो क्वेश्चन तो गलत होना ही है। चलिए देखते हैं, यहाँ आपको क्या बोला गया, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस, फिर वर्टिकल लाइन AgCl, फिर वर्टिकल लाइन Ag। इसका मतलब क्या है कि AgCl, इसका मतलब है कि AgCl किस में जाएगा, Ag में जाएगा, और साथ में Cl माइनस देगा। तो यहाँ सीक्वेंस क्या है, AgCl के बाद Ag लिखा गया, देखिए ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूं इसको, हमें क्या दिया गया Cl माइनस कितना एक्वस है, कितना 0.1 मोलर, फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन है, उसके बाद फिर AgCl सॉलिड लिखा गया है, फिर से एक वर्टिकल लाइन है, और उसके बाद Ag सॉलिड लिखा गया। इसमें बच्चों हमारे काम का जो है सबसे ज्यादा रिएक्शन लिखने के लिए ये वाला पार्ट, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। हमें क्या दिख रहा है, AgCl पहले दिख रहा है, Ag बाद में दिख रहा है, AgCl पहले दिख रहा है, Ag बाद में दिख रहा है। देखो Cl माइनस यहाँ पर रिएक्शन लिखने में मदद नहीं करेगा, क्यों, देखो यहाँ पर AgCl के अंदर क्या है Cl माइनस 1 है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर क्या है Cl माइनस 1 है, यहाँ भी Cl कितना है -1 है। क्या यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी Cl यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, और यहाँ पर भी Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो क्या Cl के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा,
हमारे लिए ये Cl माइनस रिएक्शन लिखने में कोई मदद नहीं करेगा। तो मदद कौन करेगा? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता होगा। यहां देखिए, इधर क्या है, Ag+1 है और यहाँ कितना Ag0 है। एक्चुअल में इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, Ag प्लस Ag0 में गया, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? ये वाला पार्ट जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ। हम कैसे लिखेंगे? AgCl लिखेंगे पहले, सॉलिड इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू किस में गया? Ag में गया, और ये क्या है? सॉलिड। अब हम बाकी चीजें लिखेंगे। Cl माइनस किधर लिखना चाहिए? यहाँ तो Cl बैठा हुआ है ना, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में Cl बैठा है, राइट हैंड साइड में Cl नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? Cl, इधर ये देखो Cl माइनस आ गया, और ये कैसा है? एक्वस। अब अगला पार्ट आता है इलेक्ट्रॉन लिखना। तो चार्ज बैलेंस करके देख लो, पहले एटम्स देख लो, एक सिल्वर, एक सिल्वर, एक Cl, एक Cl, एटम बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंस करो, राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज देखो, Ag पर 0, Cl पर -1, नेट चार्ज -1। लेफ्ट में इसका टोटल चार्ज 0 है। अगर राइट में -1 है तो लेफ्ट में भी -1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? +1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। मैंने आपको ये पहले पढ़ाया है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे। अगर मान लो यही Ag इधर लिखा होता, AgCl उधर लिखा होता, तो आप क्या करते? Ag को लेफ्ट में रखते और AgCl को राइट में रखते। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। यहाँ AgCl और फिर उसके बाद Ag है, इसलिए AgCl लेफ्ट में और Ag राइट में, ठीक है। Cl माइनस का कंसंट्रेशन लिख देता हूं, कितना है? 0.1 मोलर। अब अगर मुझे इसका नस्ट इक्वेशन लिखना हो, तो नस्ट इक्वेशन लिखना तो अब बच्चों का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल टू E0। E0 किसके लिए लिखेंगे? जिसके लिए आपको सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसके लिए Cl माइनस AgCl, Ag के लिए तो मैं क्या लिखूंगा? E0 Cl माइनस, फिर वर्टिकल लाइन, फिर AgCl, फिर वर्टिकल लाइन Ag। क्योंकि जिस रिएक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, उसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। देखो, तो यहां से हमको n वैल्यू मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 1। हम यहां लिख देते हैं नीचे n इज इक्वल टू 1, n का वैल्यू लिख दिया लॉग। पहले ऊपर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। नीचे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट्स। जो भी कोफिशिएंट है वो जाता है पावर में। यहां सॉलिड है, कंसीडर नहीं होगा, सॉलिड का एक्टिव मास 1 है। AgCl भी सॉलिड है, कंसीडर नहीं होगा। सिर्फ कौन बचेगा? Cl माइनस। फिर भी मैं पूरा लिखता हूं ताकि आपको कंसेप्ट परफेक्ट हो जाए। यहां पर देखो, प्रोडक्ट साइड में कौन है? सिल्वर, Ag, लेकिन सॉलिड है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूं। फिर कौन है? Cl माइनस, एक्वस है, इसका कोफिशिएंट कितना? 1, इसलिए इसका पावर 1 रहेगा। रिएक्टेंट साइड में कौन है? AgCl है और कोफिशिएंट 1 है, तो रिएक्टेंट साइड में जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा और कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा। अब इसमें कॉमन सेंस की बात है कि Ag और AgCl इन दोनों के एक्टिव मास हम कितना लिख सकते हैं? 1। Ag का भी 1 लिख सकते हैं और AgCl का भी 1 लिख सकते हैं। तो बचेगा कौन? Cl माइनस। तो यहां पर आगे लिखते हैं E इज इक्वल टू इस, अच्छा इसका वैल्यू भी लिख देते हैं। यहां क्या दिया देखो, E0 Cl माइनस AgCl Ag दिया। ध्यान से इस पे देखो, AgCl Ag दिया, पूछा क्या? AgCl Ag, जो पूछा गया वही दिया गया, इसका वैल्यू डायरेक्टली यही लिख देंगे। मतलब कितना? 0.20 माइनस 0.06 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू 0.20 माइनस 0.06 लॉग। Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना दिया गया? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। तो 0.1 को मैं लिख देता हूं 10 टू पावर -1। अब देखो ये -1 इधर आ जाएगा,
तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.20 प्लस 0.06 और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहां से हमको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा 0.26 वोल्ट। हो सकता है ऑप्शन में आपको 0.26 नहीं मिले। सर क्या मजाक कर रहे हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर एग्जैक्ट वैल्यू 0.0591 के हिसाब से आंसर बताए, तो 0.0591 के हिसाब से भी आंसर आप कर सकते हो, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहुत जरूरी बात समझिए, देखो आप ध्यान से, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक कंसंट्रेशन दिया गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया गया Cl माइनस कितना 0.1 मोलर, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन दिया गया। पीछे वाले केस में वैसे कोई कंसंट्रेशन दिया गया? हमको सिर्फ क्या पता था, हमको सिर्फ पता था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पीछे वाले केस में भी और यहाँ पर भी, और हमने गिवन कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर लिया। मान लो यहाँ पर एग्जामिनर 0.1 मोलर की जगह में 0.4 मोलर, 0.5 मोलर, 0.7 मोलर, 1 मोलर, 10 मोलर कुछ भी लिखता, यहाँ एग्जामिनर कोई भी कंसंट्रेशन लिख देता, मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये देखो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर नोन है, यहाँ एग्जामिनर कितना भी कंसंट्रेशन बदलता रहे, मैं हर बार कैलकुलेशन करके आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकता हूँ। मैं यहाँ पर मतलब नस्ट इक्वेशन, ये नस्ट इक्वेशन का इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि अगर हमको किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो कुछ भी कंसंट्रेशन दे दो, कुछ भी कंसंट्रेशन दे दो, जैसे यहाँ पर 0.0, जैसे यहाँ पर 0.1 या कुछ और, कुछ भी टेम्परेचर दे दो, वो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिना किसी एक्सपेरिमेंट के कैलकुलेट करके देगा। कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नहीं है, कैलकुलेशन है, ठीक है? आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। बच्चों अब हम लोग कंप्लीट सेल के लिए ईएमएफ कैसे सॉल्व करना है नस्ट इक्वेशन का हेल्प से, वो सीखेंगे। और जो भी कंसेप्ट हमको सीखना है सब कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू, क्योंकि आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपका कंसेप्ट उतना स्ट्रांग होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया जिसे बोला गया कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल Zn, वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस, कंसंट्रेशन इसका लिखा 0.01 मोलर। वैसे देखा जाए तो क्या लिखना चाहिए, Zn2 प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर एक्वस कॉमा 0.01 मोलर। मैंने वही लिखा जो मेरे को डायरेक्टली जरूरत है, Zn2 प्लस 0.01 मोलर। ये दो वर्टिकल लाइन मतलब ब्रिज, फिर कॉपर 2 प्लस 0.1 मोलर कॉपर सॉलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर E0 के दो डेटा दिए गए हैं। पहले रिएक्शन लिखते हैं, इसमें सीक्वेंस क्या होता है, A एनोड, ये हो गया B ब्रिज, फिर C कैथोड, A B C एनोड ब्रिज कैथोड। तो हमको यहाँ पर एनोड की साइड में क्या दिख रहा है वो ध्यान से देखो। पहले एनोड की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, हमको एनोड की तरफ दिख रहा है कि Zn चला गया है किसमें, Zn2 प्लस में। लिख लेते हैं, Zn सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2 प्लस एक्वस। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सॉलिड एक्वस ये सब लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, तो Zn से Zn2 प्लस गया तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब हम आ जाते हैं कैथोड की तरफ। अगर हम कैथोड की तरफ देखें, बहुत ध्यान से कंसेप्ट पे आप कंसेप्ट को समझिएगा। कैथोड की तरफ अगर हम देखें तो कैथोड मतलब जिधर रिडक्शन हुआ, तो यहाँ क्या दिख रहा है, कॉपर 2 प्लस कॉपर 0 में गया, तो कैथोड की तरफ का रिएक्शन हो जाएगा Cu2 प्लस, ऑब्वियस है ये भी एक्वस होगा, किसमें गया, कॉपर में गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो भैया कॉपर 2 प्लस है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तब तो हमको कॉपर सॉलिड देगा। अब देखिए बच्चों, सबसे जरूरी होता है कंप्लीट सेल सॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन को करेक्टली बैलेंस करना। ध्यान से सुनना,
कंप्लीट सेल को सॉल्व करते टाइम आपको बहुत जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से बैलेंस करें। मतलब एनोड में आपको दिख रहा है कि एनोड की तरफ इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एनोड की तरफ क्या दिख रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। सबसे जरूरी बात क्या है उसी पे ध्यान दीजिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और इधर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को खाया। मतलब क्या हो रहा है, यहां पर इधर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स खा लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज बराबर है। इसको और मैं ढंग से समझा दूं, जैसे मान लो ऐसा होता, एक रिएक्शन होता, मान लो A से A3+ गया होता और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होते, और मान लो यहाँ पर ऐसा होता है कि B2+ इसे 2 इलेक्ट्रॉन खा करके B बनाया होता। यहां पर हमको क्या दिख रहा है, एनोड ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, कैथोड ने 2 इलेक्ट्रॉन खाया। क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। हमें क्या दिख रहा है, एनोड ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए, कैथोड ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। मैंने क्या बोला, कभी भी अगर कंप्लीट सेल सॉल्व कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे दिखा यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ इधर लिखा 2 इलेक्ट्रॉन खाया, बैलेंस नहीं है। मैं इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पर जो A था ये बन जाएगा 2A, ये जो यहाँ पर A3+ था ये बन जाएगा 2A3+, और यहाँ जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इधर क्या होगा, जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कि जो सिर्फ B+ था, B2+ था, ये बन जाएगा 3B2+, 2 × 3 ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ जो B था ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 3B। अब इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ देखो इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स खाए, और अब इसका n वैल्यू जो हम नस्ट इक्वेशन में रखेंगे वो कितना होगा, 6। वो कितना होगा, 6। क्योंकि जब कंप्लीट सेल देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। हाफ सेल में तो बहुत सिंपल है, जितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा उतना लिख दो, 3 दिख रहा 3 लिख दो, 2 दिख रहा 2 लिख दो, 6 लिख रहा 6 दिख रहा 6 लिख लो। हाफ सेल में n वैल्यू बहुत इजी है। हाफ सेल में आपको कुछ नहीं करना, जितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उतना लिख दो। आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखता है 2 लिखो, 3 इलेक्ट्रॉन दिखता है 3 लिखो, 6 इलेक्ट्रॉन दिखता है 6 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस बैलेंस होना चाहिए, है ना। लेकिन मतलब इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग आपने गलत कर दिया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन कंप्लीट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोड की तरफ से मिलने वाला इलेक्ट्रॉन और कैथोड की तरफ खाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। जैसे इधर इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 6 इलेक्ट्रॉन खाया, इसका n वैल्यू 6 लेंगे हम, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट होंगे उनके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन कोसेंट लिखेंगे। चलिए अब अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहां पर हमको एनोड की तरफ क्या दिख रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए। एनोड की तरफ क्या दिख रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, और कैथोड की तरफ क्या दिख रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स खा लिए। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है। तो हमको नेट रिएक्शन अब सीधा सीधा लिख देना है। तो अगर हम कंप्लीट सेल रिएक्शन चाहें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमको कुछ मल्टीप्लाई और इस नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम सेल रिएक्शन लिखें, मतलब सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है, तो Zn + Cu2+ क्या हो जाएगा, Zn + Cu2+। इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, 2 खाया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में क्या है, Zn2+ है प्लस कॉपर, और यहां पर n का वैल्यू कितना होगा, 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात n का वैल्यू, बाकी सब तो बच्चों का खेल है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे ई सेल। तो ई सेल लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, ई ऑफ सेल, जब सेल का ई होगा तो ई नॉट भी सेल का ही होगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू कितना है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, डिवाइड बाई 2 लॉग। प्रोडक्ट साइड में 2 चीजें हैं, Zn2+ है और कॉपर सॉलिड है। क्या कॉपर सॉलिड कंसीडर होगा, नहीं होगा, क्योंकि कॉपर सॉलिड का एक्टिव मास 1 होगा।
तो ये सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास 1, ये एक्वस है, इसको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कॉपर एक्वस है, इसको भी लिखना पड़ेगा। जिंक सॉलिड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट साइड में सिर्फ क्या है, Zn2+, जो कि रिएक्शन कोसेंट का पार्ट होगा। प्रोडक्ट साइड में है दो चीजें, Zn2+ भी है और कॉपर भी है, लेकिन रिएक्शन कोसेंट में कौन जाएगा, या तो एक्वस या फिर गैसियस। क्योंकि प्योर सॉलिड, क्योंकि सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है। इस Zn2+ का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड में जिंक है और कॉपर 2+, ये सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 होगा, दिखाने की जरूरत नहीं। बचा कौन, कॉपर 2+ एक्वस। रिएक्टेंट साइड में जो होगा वो नीचे आ जाएगा, कॉपर 2+, और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो पावर में 1। अब आते हैं हम E0 सेल सॉल्व करने पे। इसको भी हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमको अपना कंसेप्ट लगाना आता है। अपना कंसेप्ट क्या बोलता है, जो हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग लिख दो। क्या हो रहा है, जिंक Zn2+ में जा रहा है, या यहां से देख लो, Zn किस में गया, Zn2+ में, और हमें क्या दिया, Zn2+ को Zn में जाते हुए दिखा। हो क्या रहा है, Zn2+। मैं ऐसा पूरा लिखता हूं ताकि आपको बाद में भी समझ में आ जाए। E0 सेल के लिए मैं क्या लिखूंगा, मुझे क्या दिख रहा है, Zn गया Zn2+ में, तो मैं लिख दूंगा E0 Zn2+, जिसमें जो हुआ वो लिख दो। क्या हो रहा है, Zn2+ में गया तो लिख दिया E0 Zn2+, प्लस यहां क्या हो रहा है, Cu2+ Cu0 में जा रहा है, तो प्लस E0 Cu2+ Cu, ये मैंने लिख दिया किसका वैल्यू, E0 सेल का वैल्यू, माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.06/2, 0.03 लॉग। यहां भी वैल्यू पुट कर देते हैं। Zn2+ का कंसंट्रेशन कितना, 0.01। ऊपर Zn2+ का कंसंट्रेशन 0.01, 0.01, और कॉपर 2+ का कितना, 0.1। अब देखो हमें क्या चाहिए, Zn2+ चाहिए। दिया क्या है, Zn2+ Zn दिया, तो Zn2+ Zn माइनस 0.76 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। इधर देखते हैं, प्लस Cu2+ Cu दिया गया है, Cu2+ Cu ही चाहिए, जो चाहिए वही दिया गया, डायरेक्टली लिख देंगे, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग। ये कितना, 10⁻², ये 10⁻1, तो ऊपर बचेगा लॉग 10⁻1। क्या जाएगा, यहां पर आ जाएगा लॉग 10⁻1। अब ये कितना हो जाएगा, 0.76 + 0.34, 1.1 वोल्ट। ये -1, 10⁻⁻1 पहले आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.03, और लॉग 10 बचेगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1.13 वोल्ट। ये आ गया कंप्लीट सेल का पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे जरूरी बात नहीं, यहाँ जरूरी बातें दो हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से बैलेंस करना। दूसरा, E0 सेल सही तरीके से सॉल्व करना। इसके लिए अपन अपना तरीका यूज करेंगे। यहाँ जो हमने यूज किया है ये हमारा अपना तरीका है, जो हमने पहले पढ़ा है। IUPAC का तरीका होता तो हमको सोचना पड़ता क्या लिखा था, कैथोड माइनस एनोड था, एनोड माइनस कैथोड क्या था, रट्टा मारना पड़ता। अपना तरीका क्या है, जिसमें जो हुआ उसके पोटेंशियल को उठाओ, जोड़ दो, मतलब ऐड कर दो। क्या दिखा, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ Zn2+, ऐसे ही सॉल्व कर सकते, हवा में सॉल्व कर सकते। Zn गया Zn2+ में, दिया है Zn2+ Zn, Zn जा रहा है Zn2+ में, ये कितना है, -0.76। Zn2+ Zn है -0.76, लेकिन हमें क्या चाहिए, Zn2+, प्लस 0.76। दूसरा में क्या चाहिए, कॉपर 2+ कॉपर, दिया क्या, कॉपर 2+ कॉपर, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया प्लस 0.76 E0 इसका, और ये हो गया प्लस 0.34, दोनों को ऐड कर दिया
1.1 वोल्ट आ गया। फिर से नस्ट इक्वेशन का इंपॉर्टेंस देखिए, हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पता हो या स्टैंडर्ड ईएमएफ पता हो सेल का, या फिर उसमें इन्वॉल्व होने वाले रिएक्शंस के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पता हो, तो हम किसी भी कंसंट्रेशन पर सेल का ईएमएफ सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये हाफ सेल के लिए भी वैलिड है, पीछे वाले दोनों क्वेश्चंस, और कंप्लीट सेल के लिए भी वैलिड है। कंप्लीट सेल में एन का वैल्यू क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, लेन देन, कितना दिया कितना खाया, एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, जितना दिया उतना खाना चाहिए। एनोड जितना इलेक्ट्रॉन देगा कैथोड उतना खाना चाहिए, सबसे जरूरी बात यही है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, और अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नस्ट इक्वेशन के। ठीक है, आज जो मैंने क्वेश्चन कराए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।